हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन तैयारी पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री। 1 से लेकर के 40 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज जो क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं वो 41 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ को तो बिल्कुल पीडीएफ भी पढ़ना ना भूलें। शुरुआत करते हैं सेशन की। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स हो चुके हैं हमारे ऑनलाइन तैयारी प्लेटफॉर्म पर। जो यूज़र्स हैं, ओवरऑल यूज़र्स, उनका जो नंबर है वो 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है। सो इसके लिए एक स्पेशल ऑफर है, कूपन कोड है 1 करोड़। इसमें आपने अगर अभी तक तैयारी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है तो तैयारी प्लस को आप परचेज कर लीजिए, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ 375 रुपीज़ में। एंड स्टूडेंट्स, बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो, तैयारी प्लस का जो बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि हम क्या है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नॉर्मली जो आपको आईएएस के मॉक टेस्ट हैं अगर मार्केट में हम जाएं तो वो 2 से 3 हज़ार रुपए के बीच में मिलेंगे, ठीक। बट यहाँ तैयारी प्लस में अब अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करके तैयारी प्लस को परचेज करते हैं तो सिर्फ 375 रुपीज़ में आपको 33 टेस्ट मिल रहे हैं आईएएस के, सेक्शनल एंड फुल लेंथ प्लस प्रीवियस ईयर पेपर सारे मिलाकर के 33 टेस्ट हैं। और उसके साथ साथ नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, बट अगर आपका यूपीएससी के बाद में किसी पीसीएस का एग्ज़ाम देने का मन है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देने का मन है, तो वो भी आपका सिर्फ इसी 375 के पैकेज में इंक्लूड हो जाएगा। और अगर आप 28 फरवरी तक, यानी कि कल तक, अगर आप तैयारी प्लस को परचेज करते हैं तो यू ऑल्सो हैव अ चांस टू विन अ पोको F1 फोन। सो डोंट मिस द चांस। तैयारी प्लस को आप बिल्कुल परचेज करिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से तैयारी प्लस परचेज करिए और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए आईएएस के। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने की, जैसा कि क्योंकि आदित्य सर भी ये कहते हैं कि मॉक टेस्ट में जितनी गलतियां करना है कर लीजिए, एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात पे आइए शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज के सेशन का वो ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर कबीर। ठीक है, कबीर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है। ही बिलोंग टू निर्गुणा ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, वो निर्गुणा ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे। बीजक इज एन ऑथोरेटिव अकाउंट फॉर कबीर्स फिलोसफी। Bani is a collection of hymns and poems by Dadu, who was inspired by Kabir, and he cast doubt over authority of the Vedas. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो स्टूडेंट्स, इसमें जो कबीर के बारे में चारों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, चारों के चारों ही सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वो निर्गुणा ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे, उनका जो ऑथोरेटिव अकाउंट है वो है बीजक, उनकी फिलॉसफी का। बानी इज द कलेक्शन, उनके जो भी हाइम्स हैं, उनकी जो पोएम्स हैं, उनके कलेक्शन है। बानी जो कलेक्शन है दादू का, हाइम्स और पोएम्स का, बानी वो कबीर से इंस्पायर्ड है और उन्होंने वेदास की अथॉरिटी के ऊपर डाउट्स क्रिएट किए थे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से हमारे क्वेश्चंस, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वी मोस्ट ऑफ द टाइम गॉट कंफ्यूज्ड ऑन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। बिग जमींदार्स ऑफ बंगाल मेड बेनामी परचेजेस ड्यूरिंग परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे जो बड़े जमींदार थे उन्होंने काफी ज्यादा बेनामी परचेजेस करे थे, और इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है आपका द राइज ऑफ जोतदार्स, यानी कि जो आपके रिच किसान थे, अमीर किसान थे, उन वो एकदम से काफी ज्यादा उनका राइज हो गया था। हाई रेवेन्यू डिमांड्स बाय ब्रिटिश, या डिप्रेस्ड एग्रीकल्चरल प्राइसेस। इनमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, क्या रीजन है बेनामी परचेजेस का बड़े जमींदारों का? तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे रीजन इसका ये है, देखो कि पहला स्टेटमेंट है कि जोतदार जो थे वो बढ़ गए थे काफी मात्रा में, तो यस दिस इज राइट। 18th सेंचुरी में क्या हुआ था आपके 18वीं शताब्दी में कि जो क्राइसिस था, जमींदार काफी ज्यादा क्राइसिस फेस कर रहे थे, और जो रिच जमींदार थे, रिच आपके जोतदार थे, ठीक है, जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, वो अपनी अपनी एक बड़ी बड़ी पोजीशंस ले रहे थे विलेजेस में। वो उनकी जो पावर थी वो ज्यादा इफेक्टिव थी इन कंपैरिजन टू द जमींदार, ठीक है। जोतदार एक बड़ी पोजीशन हो गई और जमींदार एक छोटी पोजीशन हो गई, तो जोतदार ज्यादा करके पावरफुल हो रहे थे, ठीक है। जो जमींदार थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या थे कि वो अर्बन एरियाज में रहते थे, बट जो जोतदार थे वो आपके रूरल एरियाज में मोस्टली फोकस थे, ठीक। सो इन सब की वजह से जो था कि उनका एक तरीके से बोलते हैं इम्पैक्ट बढ़ रहा था रूरल एरियाज में। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट भी इसका बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे जो रेवेन्यू की डिमांड्स थी वो बढ़ती जा रही थी, और सेकंड जो स्टेटमेंट है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस भी जो थे वो कम हो रहे थे और उधर पे उनकी डिमांड्स बढ़ रही थी। 18 इसी टाइम की बात है कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा था, एग्रीकल्चर जो आउटपुट था वो कम होता जा रहा था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से बड़े जमींदारों ने काफ़ी ज़्यादा बेनामी परचेजेस करी थी परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। आंसर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, सोशल रिफॉर्मर्स और उनके जो भी वर्क्स हैं। ज्योतिबा फुले स्टार्टेड बेथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स एजुकेशन। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने प्रोफेस किया है लीगल स्टेटस एंड इनहेरिटेंस राइट फॉर पारसी वुमेन। बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड अ वीकली कॉल्ड दर्पण which raised issue on widows remarriage, ठीक है। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, तो इसका जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड एंड थर्ड दादा भाई नौरोजी ने ही प्रोफेस किया था लीगल स्टेटस एंड इनहेरिटेंस राइट फॉर द पारसी वुमेन्स, और बाल शास्त्री जाम्बेकर ने ही वीकली दर्पण स्टार्ट किया था। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ज्योतिबा फुले started a girls' school in Pune, and Bethune School of Girls Education was associated with ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्कूल की बात करी जा रही है, ये स्कूल आपका एसोसिएटेड है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, ना कि ज्योतिबा फुले से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। With reference to Ramosi uprising, which among the following is our correct statement? रामोसी अपराइजिंग के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट वॉज अ ट्राइबल रिवोल्ट लेड बाय वासुदेव बालवंत फाड़के। इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश फेलियर टू टेक अप एंटी फेमिनाइन मेजर्स। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है। So students, question number 44 का जो right option है वो है B, second only. It was not a tribal revolt, it was a peasant revolt which happened between, ये एक किसान विद्रोह जिसको हम बोल सकते हैं 1877 से 1887 के बीच में 10 साल के करीब का रिवोल्ट है जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश फेलियर टू टेक अप द एंटी फेमिनाइन मेजर्स। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये ट्राइबल रिवोल्ट नहीं था, ये एक पीजेंट रिवोल्ट था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इवेंट अकर्ड इन बंगाल इन 1750 is known as ब्लैक होल ट्रेजिडी। ब्लैक होल ट्रेजिडी एक इवेंट था जो कि हुआ था 1750 में बंगाल में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट ब्लैक होल ट्रेजिडी? द डेथ ऑफ इंग्लिश प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन द फोर्ट विलियम कैप्चर्ड बाय नवाब ऑफ बंगाल। बी ऑप्शन है अटैक ऑफ नवाब ऑन द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड एट फोर्ट विलियम्स। ट्रेजरी डन बाय नवाब ऑफ द लीडिंग मैन ऑफ हिज कोर्ट, या फिर नन ऑफ द अबव।
तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डेथ ऑफ इंग्लिश प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन द फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम में नवाब ऑफ बंगाल ने कुछ इंग्लिश प्रिजनर्स को पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो सिराज उद दौला, ठीक है, राइट, या सिराज उद दौला, सिराजुद्दौला जो उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल थे, उन्होंने कैप्चर किया था फोर्ट विलियम को फ्रॉम इंग्लिश इन 1756। 1756 में द ब्रिटिश प्रिजनर्स ऑफ वॉर वाज लॉज्ड इन अ प्रिजन रूम ऑफ द फोर्ट, ठीक है, और जिनमें से 146 वाइट प्रिजनर्स में से सिर्फ 23 ही बच पाए थे अगले मॉर्निंग तक जब दरवाजा खोला गया था, तो बाकी की सभी की डेथ हो गई थी। तो इसलिए इसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी बोलते हैं, क्योंकि 146 में से सिर्फ 23 ही बच पाए थे, करीब 100 से ज्यादा इंग्लिशमैन की डेथ हो गई थी इस ब्लैक होल ट्रेजेडी में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। With reference to Vernacular Press Act, which among the following statements are correct? The act aimed to restrict the freedom of both Indian language and English language newspaper in India. Under this act, the district magistrate was all empowered to take punitive actions which cannot be appealed in the court of law. Third statement, the act was repealed by Leighton in 1882. Select the correct answer using the code given below. इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, तो यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात हो रही है। आप लोगों के पास में 30 सेकंड्स का टाइम है, आराम से इसका आंसर सोच लीजिए, क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स है, पढ़ के फिर आंसर दीजिए। सो बेसिकली जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो डिजाइन किया गया था, जो वर्नाकुलर प्रेस है उसको बेटर तरीके से कंट्रोल किया जा सके, ठीक, सो दैट जो भी बातें लिखी जा रही हैं ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट, वो सब चीजें कहीं ना कहीं रोकी जा सके। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको पावर की दी गई थी, एम्पावर्ड थे वो, कि जो भी प्रिंटर है, पब्लिशर्स हैं, जो भी किसी भी तरीके का अगेंस्ट में बातें लिखते हैं तो उनके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शंस वो ले सकते हैं, और जो कि अपील नहीं होंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है, बट ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि दिस एक्ट वाज रिपेल्ड बाय लेटन, तो दिस वाज नॉट रिपेल्ड बाय लेटन, इट वाज फाइनली जो देयर वाज स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू द एक्ट एंड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन फाइनली रिपेल्ड इट इन 1882। सो यहाँ पे लेटन की जगह पर आएगा रिपन। 1882 इज द करेक्ट ईयर, बट लेटन गलत है, यहाँ पे आएगा रिपन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर लैंग्वेजेस नहीं, वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस थे उनके अगेंस्ट था। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इट वाज नॉट रिपेल्ड बाय लेटन, इट वाज रिपेल्ड बाय लॉर्ड रिपन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ओनली, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47। Who among the following European were the last to come to India as traders during 16th and 17th century? Dutch, English, French या फिर पुर्तगीज, इनमें से कौन से जो यूरोपियन थे वो लास्ट में आए हैं इंडिया में? स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी पावर्स कब इंडिया में आई हैं, क्योंकि भाई अल्टीमेटली उन्होंने ही अगर बोलो तो पूरी मेडिएवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बनाई है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक। सो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे सन देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगीज की बात करते हैं, तो जो पुर्तगीज हैं वो 1548 में आए हैं इंडिया। इसी तरीके से जो इंग्लिश है यानी ब्रिटिश अगर मैं बोलूं तो वो आए हैं 1600 में इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद में डच आए हैं 1602 में। नेक्स्ट है आपका
वो इंडिया आए हैं 1616 में। नेक्स्ट है फ्रेंच। फ्रेंच आए हैं 1664 में। सो इस अकॉर्डिंग जो सबसे लास्ट में आने वाले आपके रहे हैं वो रहे हैं फ्रेंच 1664 में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार इसको आराम से देख लीजिए और याद कर लीजिए। पुर्तगीज आए हैं 1548 में, इंग्लिश आए हैं आपके 1600 में, डच आए हैं 1602 में, डैनिश आए हैं आपके 1616 में एंड फ्रेंच आए हैं 1664 में। Moving on to the next question, question number 48, which were the objectives of the देवबंद movement? देवबंद movement का क्या इनमें से objective रहा है? ठीक, पहला statement to propagate the pure teachings of Qurans and Hadith. Second, to integrate English education with Islamic religious education to keep alive the spirit of jihad against foreign rule. इनमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट है ये आप लोगों को बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 48, देवबंद मूवमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली मुस्लिम उलेमास का एक ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया देवबंद मूवमेंट। इट वाज रिवाइवलिस्ट इन नेचर एंड एम टू ट्रेन रिलीजियस लीडर्स फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक, सो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 1 एंड 3। इंग्लिश एजुकेशन की बात नहीं हुई थी देवबंद मूवमेंट में, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका इनकरेक्ट हो जाता है। 1 एंड 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Moving on to question number 49. Gandhiji used the term Himalayan blunder in the context of, इनमें से किसके context में गांधी जी ने Himalayan blunder use किया था टर्म? Rowlatt Act सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट? तो द करेक्ट आंसर इज उन्होंने रोलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए एक हिमालयन ब्लंडर टर्म यूज किया था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह जो था बेसिकली जैसे गांधी जी बेसिकली जो ये सत्याग्रह था इसने अपना मोमेंटम लूज करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पॉलिटिकल कैंपेन्स जो थे वो काफी ज्यादा फेल हो गए थे एंड फिर इसका एक एम ये बचा था कि जो रोलेट एक्ट है उसको हटाइए आप किसी भी तरीके से। तो इसको गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर टर्म दिया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। एंड अगस्त ऑफर 1940, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगस्त ऑफर 1940 से रिलेटेड इन स्टेटमेंट्स पे जरा गौर कीजिए एंड बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। It was for the first time recognized the right of the Indians to frame a constitution. It laid down the dominion status as the objective for India. It strengthened the Muslim League's opposition for demand to have a separate state for Muslims. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका राइट स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो अगस्त ऑफर से रिलेटेड करेक्ट हैं। ठीक, सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और प्लस जो हमारा 1 करोड़ का सेलिब्रेशन ऑफर चल रहा है उस सेलिब्रेशन ऑफर को भी अवेल करिए। इतने कम प्राइस में आपको तैयारी प्लस मिल रहा है, मॉक टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। यू हैव वन मोर रीजन टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट नाउ। सो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।